हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर नंबर 5 है इंडस्ट्रीज़। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को हमने स्लाइड्स की पीपीटी के अकॉर्डिंग देख लिया है। बुक्स के NCERT बुक के अकॉर्डिंग एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू हम लेके आज इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने 3 टाइप की एक्टिविटी देखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरीज। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी किस में आती है, उसी में हमारा पार्ट आता है इंडस्ट्रीज़ का। मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी काम होता है, सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना। तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, प्राइमरी एक्टिविटी में। प्राइमरी एक्टिविटी से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो गया, अब उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने तक की एक्टिविटी वो हमारी किस में आएगी, सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगी। ओके, उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री रेफर टू अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड एक एक्टिविटी है दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या क्या होता है इसमें, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल्स हैं उनको अर्थ लेयर से निकाला जाता है, और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, और क्या दी जाती है, सर्विसेज दी जाती है। तो ये बातें हमारी तीनों बातें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, तो ये तीनों ही बातें हमारी किस में आएगी, इंडस्ट्री में आएगी। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हम क्या बना रहे हैं, आयरन और स्टील बना रहे हैं। उसके बाद कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोल माइनिंग कर रहे हैं, तो ये किस में आ गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में आ गया। उसके बाद अगर टूरिज्म इंडस्ट्री है तो वो किस में आ गई, वो सर्विस प्रोवाइडर में आ गई। तो 3 काम एक इंडस्ट्री करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। तो इन तीनों बातों को हम किस में इंक्लूड करेंगे, इंडस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखी कि अलग अलग बेसिस पर इंडस्ट्री को कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल के बेस पर हम करते हैं 4 पार्ट में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल का मतलब कि जिस इंडस्ट्री में हम जिस रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे, जिस फील्ड के रॉ मटेरियल को यूज़ करेंगे, वो उसी टाइप की इंडस्ट्री में चला जाएगा। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होगा कि वहाँ पर हम जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा, प्लांट्स और एनिमल से होगा। ओके, जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री, तो ये सब किस में आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर मिनरल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो वो होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे, कोचेज, ये सब किस में आते हैं, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। फिर आता है हमारे पास मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब सी और ओशियन के प्रोडक्ट को जो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेगी, जो इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेगी सी और ओशियन के प्रोडक्ट को, उनको बोलेंगे मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे सी फूड या फिश ऑयल। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेगी, जैसे पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर और बिल्डिंग्स, ये आ गई हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास आता है साइज के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, स्मॉल मतलब छोटी और लार्ज मतलब बड़ी। स्मॉल जहाँ पर कैपिटल, जहाँ पर लेबर, जहाँ पर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ कम होगी, वो तो होगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे हाथों से काम करना, बास्केट वीविंग, पोट्री या हैंडीक्राफ्ट, ये सब किस में आते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पर कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर, हर चीज़ ज़्यादा होगी, लार्ज वॉल्यूम में होगी और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, हैवी मशीनरी, तो ये सब किस में आती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर मतलब वो इंडस्ट्री जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है। मतलब उस पर या तो किसी पर्टिकुलर उसके ओनर का हक होगा या उसके 2 या 3 4 ओनर भी हो सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट का उसका कोई रोल नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर में, तो वो हो गई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा, वो हो गई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एक साथ काम करेगी, वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर प्रोड्यूसर, सप्लायर, वर्कर सभी आपस में मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाएंगे। ठीक है, जहाँ पर ना तो कोई प्राइवेट होगा ना कोई पब्लिक होगा, बल्कि उसी इंडस्ट्री के पर्सन, सप्लायर, वर्कर, प्रोड्यूसर, ये सभी आपस में मिलकर जब अपनी कोई इंडस्ट्री लगा देते हैं, मतलब एक पर्सन उसमें रॉ मटेरियल दे रहा है, दूसरा पर्सन उसमें वर्कर एज ए वर्कर काम कर रहा है, तीसरा पर्सन जिसने वो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसे दिए हैं, तो वो आएगा हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर में। उसके बाद हमने देखे कि एक इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेट की जाएगी, कहाँ पर लोकेशन होगी, तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे: ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट। तो ये सभी फैक्टर एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करेंगे। मतलब जहाँ पर भी ये सभी फैक्टर हमें मिलेंगे, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी, और जहाँ पर इन फैक्टर्स की कमी पाई जाएगी, वहाँ पर कम इंडस्ट्री सेटअप होगी। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम देखा। इंडस्ट्रियल सिस्टम में मेन वही बातें जो हमने फार्मिंग सिस्टम में देखा था कि पहले हम इनपुट डालेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है। पहले हम रॉ मटेरियल, लेबर, ये सब इनपुट डालेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी मशीनों की, और उसके बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो किस में आएगा? इंडस्ट्रियल सिस्टम में। इंडस्ट्रियल रीजन, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री सेटअप है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रीजन बने हुए हैं अलग अलग। तो जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है कि वर्ल्ड में ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप है। तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न एशिया में। तो ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है जो इंडस्ट्री अलग अलग सेटअप है। उसके बाद इंडिया में दे रखा है, इंडिया में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप है। जैसे मुंबई में, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये सभी एरिया ऐसे हैं जहाँ पर मोस्टली इंडस्ट्री सेटअप है।
उसके बाद हमारे पास इसमें एक मेन टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है, कई बार जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, तो उनमें कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो जब तक, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है और इन इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स भी काम करते हैं, तो मेन बात क्या है कि वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी उस इंडस्ट्री को फोकस करना चाहिए। अगर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी तो अगर मान लो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे वो कैसे बच पाएंगे। तो इसी के बारे में दे रखा है कि कई बार जब कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी इंडस्ट्री में, तो वो कैसे, उसको कैसे फेस किया जाता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, एक कंपनी थी भोपाल में, यूनियन कार्बाइड, ठीक है, फैक्ट्री, एक फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री क्या करती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, एक हाईली पॉइजनस गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका प्रोडक्शन करती थी। ओके, लेकिन क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ कि इस फैक्ट्री में जो मेन पार्ट था, जहाँ पर जो गैस बनती थी, वहाँ पर जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में गैस लीक होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और पॉइजनस गैस थी, जहरीली गैस थी, पूरी रात वो लीक होती रही और जिसकी वजह से आसपास के एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा फैल गई और उसी की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग वहाँ पर फिजिकली उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा। ओके, तो मतलब एक छोटी सी गलती की वजह से कि जो लीकेज हुई थी, अगर पहले ही उसके लिए कोई स्टेप ले लिया जाता कि इन फ्यूचर अगर मान लो गैस लीक होती है तो उसके लिए ये स्टेप लिया जाएगा, ये सिक्योरिटी मेजरमेंट होंगे, तो अगर ऐसा कुछ होता तो जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए, जिनकी डेथ हो गई थी, तो वो सब नहीं हो पाता और ये जो एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था वो नहीं हो पाता। ओके, ये इसको रोका भी जा सकता था। उसके बाद हमारे पास दे रखा है इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। काफ़ी इंडस्ट्रीज है, तो उन्हीं इंडस्ट्रीज में से हमने 2 इंडस्ट्री यहाँ पर ली है, 3 इंडस्ट्रीज को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को। तो इन 3 इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेके हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है वर्ल्ड में, जर्मनी में, यूएसए में, चाइना में, जापान में, रसिया में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कहाँ पर है, सिलिकॉन वैली इन सेंट्रल कैलिफोर्निया और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। तो इनके बारे में हम अपने इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे, इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमें दे रखा है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो इंडस्ट्री जो किसका प्रोडक्शन करती है, आयरन और स्टील का, और इनसे जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं उनका यूज़ करके और फिर प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर जैसे स्टील बनाने का फॉर्मूला दे रखा है, 8 टन ऑफ कोल, 4 टन्स ऑफ आयरन और 1 टन्स ऑफ लाइमस्टोन, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, 1 टन ऑफ स्टील बनता है। ओके, फिर वही मेन बातें कि जो स्टील होती है वो कहाँ पर, आयरन और स्टील कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटोज़ बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टील का। बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, उनको बनाने के लिए हम आयरन और स्टील दोनों का ही यूज़ करते हैं।
इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? जमशेदपुर में। ओके, तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। बिफोर 1947 ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। कंट्री में ओनली एक ही आयरन और स्टील प्लांट था। वो कहाँ पर था? जमशेदपुर में। कहाँ पर? और उसका नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को इसका नाम था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद टिस्को ने अलग अलग स्टील प्लांट्स लगाए अपने अलग अलग जगह पर। टिस्को स्टार्ट कब हुआ था? 1907 में, सांची में। ओके, कौन सी रिवर है इसके पास? सुवर्ण रेखा, खाखई इन झारखंड। सांची को रीनेम कर दिया गया, अब उसका नाम क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में आयरन और स्टील अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा मिलता है तो वो कहाँ पर है? जमशेदपुर में। इसीलिए वहाँ पर इंडस्ट्री भी सेटअप है। उसके बाद इंडिया की तो हो गई जमशेदपुर में। ऐसे ही हमें पीटर्सबर्ग के बारे में दे रखा है कि पीटर्सबर्ग भी एक मेन इंडस्ट्री है जहाँ पर आयरन और स्टील प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ओके, कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। इसके आसपास कौन सी रिवर है? पीटर्सबर्ग में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पर आसपास रिवर कौन सी है? ओहियो, मंगोलिया, मोनोगेला और अलेग्नी। ये रिवर कहाँ पर है? पीटर्सबर्ग में, जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप है। कॉटन इंडस्ट्री आती है उसके बाद। कॉटन इंडस्ट्री आपको पता है जो कपड़े की फैक्ट्रीज होती है, जो कपड़ा बनाती है, उसको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो मोस्टली कॉटन इंडस्ट्री है वो कहाँ पर सेटअप है? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री सेटअप है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सी रिवर के पास? बैंक पर। कौन सी रिवर के किनारे? साबरमती रिवर के किनारे। पहली मिल कब सेटअप हुई थी अहमदाबाद में कपड़े बनाने की? 1859 में। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसकी वजह से वहाँ पर कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इसीलिए रॉ मटेरियल कॉटन वहीं पे मिल जाए, इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री भी कहाँ पर सेटअप है? अहमदाबाद, गुजरात में। जैसे अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री सेटअप है इंडिया में, ऐसे ही जापान में सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप है? ओसाका में। जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को। ऐसे ही मैनचेस्टर ऑफ जापान किसको बोला जाता है? ओसाका को। ओके, ओसाका में कौन सी रिवर के पास? यूडो रिवर के पास ये मिल सेटअप है। तो ये है हमारा टॉपिक जिसमें हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ओके, आईटी इंडस्ट्री के बारे में इसमें टॉपिक नहीं है, ये पुरानी बुक्स हैं। तो जो नई बुक्स है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के बारे में दे रखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब हम जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जब हम टेक्निकल मीडिया टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हमें अगर अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो किसी और पर्सन को देनी है, ट्रांसफ़र करनी है, किसी और के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो उसके लिए जब हम मोबाइल, रेडियो, टीवी, इंटरनेट
ईमेल, इन सब का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आईटी इंडस्ट्री सेटअप है वो बेंगलुरु में है, और सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया में भी है। तो ये दोनों इंडस्ट्री, यहाँ ये दोनों एरिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबसे मेन इंडस्ट्रियल एरिया माने जाते हैं, कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री इंडिया में बेंगलुरु में और कैलिफोर्निया में सेटअप है। तो ये था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया है। इसमें जो भी पार्ट हमारे पास दे रखे थे, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड टाइप्स हो या अलग अलग इंडस्ट्रीज हो, उनके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस NCERT बुक के क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो पार्ट हमने कवर किया है, आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।